Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का एक नया एपिसोड लेके हाजिर है। स्वागत है आपका डीके आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड जैसे कि हम जानते हैं चुनाव के नतीजों से पहले का आखिरी एपिसोड है, तो ऑफ कोर्स उससे जुड़े कई सारे हमें सवाल आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि 4 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन के लिए हमने अपने YouTube चैनल के लिए कई तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान की हुई हैं। हमारे कई लाइव एनालिसिस होंगे जिसमें डीके ऑफ कोर्स उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगे। उसके अलावा हम कई एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। तो पूरे दिन हमारे पास आपके लिए चुनाव के नतीजों से जुड़ा एक पूरा पैकेज होगा, तो आप हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर नज़र बनाए रखें। और रही बात चुनाव के नतीजों के पहले के एनालिसिस की, तो वो हम अभी इस एपिसोड में शुरुआत करेंगे। चलिए, पहला सवाल लूंगी डीके श्रेयस डरने का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं हेलो डीके, राहुल गांधी और केजरीवाल को पाकिस्तान के समर्थन की जांच की ज़रूरत पर पीएम के बयान पर आपकी राय वो जानना चाहते हैं। बोल रहे हैं भले ही केजरीवाल ने उन्हें पहले अपने देश की देखभाल करने के लिए कहा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को नॉन इश्यूज पर ध्यान केंद्रित करने की कोई ज़रूरत है, खासकर तब जब भाजपा जीत में पहले ही इतनी आगे है? देखिए, पहली बात ये शायद इसकी बात कर रहे हैं चौधरी फवाद हुसैन है, जो कि इमरान खान गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे पहले। उन्होंने पहले राहुल की तारीफ़ की कि वो अपने वो नेहरू की तरह से वो भी सोशलिस्ट हैं। फिर केजरीवाल के एक ट्वीट को लेकर, जिसमें केजरीवाल अरविंद केजरीवाल अपनी फैमिली के साथ वोट दे के आए थे, उन्होंने उसको ट्वीट किया। तो इन्होंने फिर ट्वीट किया कि लेट पीस एंड हार्मनी डिफीट फोर्सेज ऑफ हेट। उस पर बाद में केजरीवाल ने रिएक्ट भी किया कि अपनी देखो हमें क्या कह रहे हो, बट उसकी बात हो रही है। तो पहली बार कि कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अगर किसी इंडियन पॉलिटिशियन की तारीफ करे तो तारीफ नहीं होती है, आप उसकी जो है सो आपका मतलब आप उसको बदनामी कर रहे हो, उसको भुगतना पड़ेगा उसका। तो वो कोई तारीफ नहीं है इन लोगों की। दूसरी बात, बड़ा मुद्दा जो उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। देखिए, आइडियल वर्ल्ड में तो रहती नहीं, हमारा यहाँ आइडियल पॉलिटिक्स होती है, आई विश मतलब होता, लेकिन अब देख रहे हैं जब भी चुनाव में इस तरह की बातें आती जाती रहती हैं। तो 2017 में हमने देखा प्रधानमंत्री ने अपने प्रेडिसेसर जो थे, उनके पहले जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन पे अटैक किया और यहाँ तक कह डाला कि वो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अहमद पटेल को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाने के। जी। अब वो इसलिए हुआ बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह गए हुए थे डिनर में, मणिशंकर अय्यर के यहाँ थे, एक फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर थे, तो उनके यहाँ डिनर था। उस बात पे नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक बहुत बड़ा एक बना दिया चुनावी मुद्दा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी काफ़ी हर्ट थे, काफ़ी तगड़ा उन्होंने फिर जवाब दिया उसको लेके। होना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, मतलब ये सारी बेतुकी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को चुनाव में लाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक हमेशा एक होता है ना कि आपका विपक्षी दल ठीक नहीं है, वो पेट्रियट नहीं है, वो नेशनलिस्ट नहीं है, आप हमेशा कहते रहते हो विपक्षी दल को। लोगों को ही पता है, जनता को भी पता है कि इसमें क्या सच्चाई है जी। तो एक राजनीति का पार्ट है, सही नहीं है, लेकिन हम आइडियल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ तो हो नहीं थी जैसी होनी चाहिए। अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे डीके सिंह जी ने कहा था कि मोदी जी इस चुनाव में अपनी विश्व नेता की छवि बनाना चाहते हैं। मंगलसूत्र मटन मुजरा की बात कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन उसके बाद वो बायोलॉजिकल नहीं है, अवतार जैसे हैं। गांधी को गांधी से पहले कोई, यानी कि गांधी मूवी से पहले कोई नहीं जानता था, आदि जैसे बयान। क्या उनकी उम्र का असर है? देखिए, इस पर शायद मैं अपने आप को ठीक करूं कि हाँ, मैंने कुछ महीने पहले तक तो मैंने भी यही सोचा था कि वो जो एक विश्व गुरु का इमेज है उस पर बिल्ड करेंगे। क्योंकि पिछले साल देखिए, सारा करीब 1 साल से ज़्यादा, 1-2 साल से पूरा भाजपा का एक प्रयास था कि विश्व गुरु वाली इमेज को पूरा बनाया जाए। तो जैसे हमने देखा, देखिए 2014 में था कि एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हुआ, या डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो मेन नैरेटिव था। 19 में आपका हो गया लाभार्थी का, और जो पिछली बार भी हमने बात की थी कि लाभार्थी की बात हो गई, एक बालाकोट स्ट्राइक के बाद एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया। तो इस बार हमें लगा था कि विश्व गुरु वाला बनेगा, इतनी जोर शोर से तैयारियां हुई थी। G20 में आपने देखा पूरे देश को इन्वॉल्व किया गया, अलग अलग सिटीज़ में जाकर उसकी मीटिंग्स हुई। उसके बाद हो क्या गया, जो चेंज जो हुआ है, अगर आप गौर करें तो
प्लान जो था उसके बाद G20 समिट के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले था कि क्वाड मेंबर्स जो है आपका इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, उनको बुलाना था क्वाड समिट मीटिंग के लिए। आपके रिपब्लिक डे के एक दिन पहले उसका प्लान था कि वो सारे आएंगे, वो सारे जो वहाँ के लीडर्स हैं वो सारे आएंगे। उसके बाद रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बाइडन बनेंगे, तो उससे एक चलता रहता। लेकिन वैसा हुआ नहीं, बाइडन भी नहीं आए, क्वाड समिट भी नहीं हुआ, सारा पोस्टपोन हो गया। तो उससे थोड़ा सा जो पूरा स्ट्रैटेजी जो है उसको थोड़ा सा धक्का लगा। और उसके बाद चूंकि वो पूरा उतना बड़ा नहीं बन पाया मुद्दा, फिर हुआ कि अब नया क्या चेंज करें, बिकॉज एक मेन जो आप फोकस लेके चलते हो कि इस पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो अगर काम नहीं करे तो फिर आपको अचानक नए नए मुद्दे तलाशने पड़ते हैं। और इसी में देखने के हर एक तरह के मुद्दे आते जुड़ते चले गए, बिकॉज जब आपका मेन नैरेटिव ही गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा सा आपकी पूरी तैयारी थोड़ी हिल जाती है। जी जी। अगला सवाल ताहिर मास्टर का है, इनका यूज़र नेम है। बोल रहे जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और बीजेपी के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में हमने इसकी चर्चा की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सरप्राइज था कि अगर ऐसा नहीं है, जेपी नड्डा शायद धोखे से बोल गए हों, तो प्रधानमंत्री जी शायद बोलते अपनी रैली में, आरएसएस की तारीफ करते, या अमित शाह बोलते, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से इसका जवाब आया है, थोड़ा सा घुमा फिरा के है, डायरेक्ट नहीं आया है। अब देखिए, जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी एक सिग्नल आरएसएस को है। पॉलिटिकली देखिएगा तो ये सिग्नल वेस्ट बंगाल में है, लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन बंगाल में भी होना है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे आप कर रहे हो तो जाता है उधर बंगाल की तरफ भी। लेकिन एक लार्जर पिक्चर भी देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो बना था उसका इनॉग्रेशन 1970 में हुआ, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई थी जब बर्थ सेंटेनरी था, एक 100 साल जब जन्म के विवेकानंद का, तो उस समय से तैयारियां शुरू हुई थी। और इसके पीछे सारा काम आरएसएस का था। एकनाथ रानाडे थे, प्रचारक रहे, वो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी रहे, वो एक फोर्स थी इसके पीछे, उन्होंने सारा लग के उसको बनवाया। तो एक समय ये था कि उन्होंने एकनाथ रानाडे ने दिल्ली में बैठ के करीब 300 से ज़्यादा एमपीज का सिग्नेचर किया कि ये रॉक मेमोरियल बनना चाहिए। फिर सिग्नेचर जाके नेहरू जी को प्रेजेंट किया गया। तो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे भक्त वात्सलम, कांग्रेस के थे। अब वो पहले एग्री नहीं कर रहे थे। अच्छा। लेकिन जब नेहरू जी को ये मिला 300 से ज़्यादा एमपीज का सपोर्ट, तो फिर नेहरू जी ने फ़ोन किया चीफ मिनिस्टर को, उसके बाद ये रॉक मेमोरियल बना। तो पूरा का पूरा इसके पीछे आरएसएस का फोर्स था, कि आरएसएस ने बनवाया उसको। अब मोदी जी जब वहाँ जाते हैं तो हाँ, और भी कई सारे मैसेज हैं, लेकिन एक मैसेज ये भी है कि जब संघ में भी एक मैसेज है कि फाइनली आके ना आप वहाँ पे रॉक मेमोरियल पे जो आरएसएस का है उसके एक मैसेजिंग कर रहे हैं इधर भी, कि आखिर हम तो परिवार तो हमारा यही है। जी। अगला सवाल सृजन का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं हमें 2 ओपिनियन सुनने को मिले, पीके की और एक योगेंद्र जी का। आपको क्या लगता है दोनों में ज़्यादा रियलिस्टिक और कम बायस्ड किसका ओपिनियन है? अब इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इसको मैं डायरेक्टली क्या कहूँ, बट पॉइंट इज, देखिए, अब योगेंद्र यादव है, 30 साल से राजनीति को इतने क्लोजली देख रहे हैं, मतलब सेफोलॉजिस्ट थे, अब तो खुद ही पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। प्रशांत किशोर, मतलब एक डेकेड से ज़्यादा, एक दशक से ज़्यादा से वो कई पार्टियों को जिताते रहे हैं चुनाव में, पोल स्ट्रेटेजिस्ट है। अब इनका अपना अपना आकलन है, कितना सही है कितना गलत है। अब बायस की बात करें, कौन कितने बायस्ड हैं, तो आप कह सकते हैं कि योगेंद्र यादव थोड़ा सा इंडिया अलायंस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ है, तो उनका बायस्ड हो सकता है। प्रशांत किशोर भी चूंकि अब राजनीति में उतर गए हैं, तो उनका भी अपना एक नज़रिया हो सकता है, अपने कारण हो सकते हैं, मतलब आप ऐसी बातें क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ी दूसरी तरह से मैं देखूंगा कि एक रिनाउंड सेफोलॉजिस्ट जी, उनका ये है, उनका अपनी भी प्रेस्टीज इसमें आती है। आप केवल राजनीति के लिए अभी बोल देंगे तो अगले चुनाव से लोग आपको भरोसा नहीं करेंगे, आप उस तरह राजनीतिक अभी नहीं बने। अभी भी आपको लोग सेफोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में देखते हैं, प्रशांत किशोर पोल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में देखते हैं। आप गलत चले जाओगे तो आपका इमेज पे बहुत धक्का पड़ेगा। तो बायस कितना फैक्टर होगा, कितना इनका ग्राउंड लेवल, इन्होंने सर्वे के थ्रू या फिर इनका एक फीडबैक सिस्टम होगा जिसके थ्रू इनका आया होगा ओपिनियन, ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना बायस है और कितना ग्राउंड से है। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि ये इनका बिलीफ है, फेथ है। अच्छा। इसमें मैं अब बायस अगर अनविटिंगली आ गया हो, क्योंकि आप अलग अलग राजनीति के लिए काम कर रहे हो, अपना भी एक आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो अगर वो है तो वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इनको इतने दिनों से जानते हुए मैं कह सकते हैं कि ये पक्का इन्होंने कुछ फीडबैक लिया हुआ ग्राउंड से। दोनों का फीडबैक अलग अलग हो सकता है। अब बाद में हालांकि आपने देखा कि प्रशांत किशोर भी थोड़ा सा घूम फिर के आने लगे कि हाँ,
उस फिगर के आसपास की देखते हैं कि योगेंद्र यादव ने कहा है तो उस दिन 4 को क्या होता है। अब कोई भी गलत हो सकता है इसमें, मतलब कितना भी आप असेसमेंट ग्राउंड का कर लो, ये कहना कि 543 सीट पे कौन किसको वोट देने जा रहा है या 542 सूरत तो है ही नहीं उसमें, ये कहना किसी के लिए मुश्किल होता है जी। तो हो सकता है कोई उसमें से गलत निकल जाए, सही हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि बहुत ऑनेस्टली उन्होंने फीडबैक लिया फिर वो गलत हो गए। तो मैं अपनी तरफ से इस पे नहीं कहना चाहूँगा कौन सही है कौन गलत है, वो शायद 4 तारीख को आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। चलिए इसी बात पे एक बार और याद दिलाऊंगी कि 4 तारीख को आप हमारे YouTube चैनल पे आके डीके से ये बात जरूर पूछें। डीके, अगला सवाल मधुर सहगल का है। पूछ रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना के माफी वीडियो के पीछे क्या इंटेंशन था, क्या ये उन्हें फिर से स्पॉटलाइट में नहीं लाता है? स्पॉटलाइट में तो आना ही था ना। आपने देखा आज हम सैटरडे को बात कर रहे हैं, अभी पिछली रात में वो आए थे, लौट के आ गए इंडिया, और अब SIT पूछताछ कर रही है। अभी जब हम बात कर रहे हैं उनकी बेल हियरिंग चल रही है, पता नहीं उसमें क्या होता है। जब तक आप देख रहे होंगे तब तक में शायद उसका हो जाए, आपको पता होगा कि हुआ है नहीं हुआ है। जहाँ तक उस वीडियो की बात है उसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हो गया, मतलब इस तरह का आरोप लगे, मुझे पता नहीं था, मैं जब पहले से मेरा प्लान था पहले से जाने का जर्मनी, उसका इससे लेना देना नहीं, और ये कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन जब भी आप किसी पॉलिटिशियन पे इस तरह के आरोप देखते हो तो आपको जनरली इसी तरह का आपको मैसेज मिलता है। अब सच्चाई तो ये है कि उनके अपने चाचा कुमार स्वामी भी नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। JDS उनकी पार्टी है, उसके भी नेता भी डिस्टेंस किए हुए हैं कि भाई SIT अपना प्रूव करे, बताए क्या है। तो अब देखते हैं उसमें क्या निकलता है। जहाँ तक इनके वीडियो के पीछे जो एक जनरल राजनीति है कि हमको फंसाया जा रहा है, जो अपना डिफेंस एक्यूज करते हैं वही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं पिछले 16 महीनों से PK बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को डांटते हुए कहा उन्होंने कि 5 किलो राशन के बजाय रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर वोट देना चाहिए। क्या आप देखते हैं कि ग्राउंड पर कोई बदलाव आया है या लोग अभी भी 5 किलो राशन या अपने जाति समूह को वोट दे रहे हैं? देखिए ये रियलिटी है, इसको झुठला नहीं सकते। कास्ट के बेसिस पे वोटिंग अभी भी होती है। ये फ्रीबीज जो इस तरह के है, मतलब एक 5 किलो राशन की बात करें उस पर भी होती है वोटिंग। अभी भी आप देखेंगे, इस चुनाव में देख रहा हूँ, जब मैं घूम रहा हूँ चुनाव में, तो महिलाओं का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट देख रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री के प्रति। उसमें कहीं ना कहीं राशन भी रोल प्ले करता है, लेकिन केवल वही रोल नहीं होता। अगर वही रोल होता कि आपको बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स मिल रहे हैं, आप जीतते चले जाते हो, तो फिर KCR हारते ही नहीं वहाँ तेलंगाना में जी। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट करते रहते हैं। कांग्रेस ने कितना बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया था, कर्नाटक में काम किया, लेकिन आपने देखा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया, तेलंगाना में काम किया, बाकी स्टेट्स में नहीं किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वही काम करे। एक होता है कि वेलफेयरिज्म किस लेवल तक ले जा रहे हो, प्लस आगे आप उनको लार्जर आप क्या भविष्य दिखा रहे हो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, कि आपकी क्या सोच है। तो लोग उसको भी देखते हैं। ये केवल 5 किलो राशन वाला वो नहीं चलता। ये मानना पड़ेगा थोड़ा सा वोटर सब थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल तो हो गए हैं कि जो जितना ऑफर करे उनको सक्सेस मिलता है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं है। उनको और भी बहुत सारे फैक्टर्स वो देखते हैं। अगला सवाल आदित्य का है। बोल रहे हैं अगर भाजपा अच्छी संख्या में सीटें और अच्छे वोट शेयर हासिल करके पंजाब की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने में सफल रहती है तो क्या इससे उन्हें भविष्य में विधानसभा में भी अकेले लड़ने का विश्वास मिलेगा? क्या आपको भी लगता है कि रिजल्ट्स के बाद क्या अपने सर्वाइवल के लिए अकाली दल NDA में वापस आ सकता है, इस बात को देखते हुए कि वे अभी डिक्लाइन में है? देखिए इमीडिएटली तो कुछ नहीं होगा इस तरह का, लेकिन ये सही है कि अगर भाजपा अगर इस बार अकेले आए और 2-3 सीट ले जाए अकेले में जी, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देख रहे हैं कि बहुत इस अब ये एक तरफ जैसे हिंदू वोट बैंक देखते हैं, दूसरी तरफ सिख वोट बैंक देखते हैं। तो ये है कि अच्छा सिख कम्युनिटी अभी हमारे साथ नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आउटरीच चल रही है भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। अगर रिजल्ट्स में आया कि वो आउटरीच काम कर रहा है और कुछ अच्छे इनके पास नेता भी आ गए, रवनीत बिट्टू है आपके, मतलब वो कांग्रेस MP थे, इधर आ गए हैं, वो शायद जीत भी जाए, मतलब जैसा उनका चल रहा है। तो अगर इस तरह का रिजल्ट निकला कि एक भाजपा केवल हिंदू पार्टी नहीं रह जाएगी पंजाब में, अगर ऐसा इनकरेजिंग सिग्नल मिला, कुछ सीट जीते, तो उसके बाद सर भाजपा चाहे कि हम अकेला डोमिनेट करें। जहाँ तक अकाली दल के आने की बात है, अगर अकाली दल के लिए भी आप कह सकते हैं डू और डाई का सवाल है। मतलब पिछले 2 असेंबली चुनाव हार चुके हैं वो, अभी ये कुछ नहीं कर पाए, तो ऑलरेडी हाशिए पे है। और ज़्यादा जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब उनको जरूरत पड़ेगी भाजपा की, शायद भाजपा के साथ आ जाए जी। लेकिन वो इमीडिएटली नहीं होगा। इलेक्शन के कुछ बाद वो भी अपना देखेंगे कब तक राजनीति चलती है, मतलब किस तरह का निकल रहा है। लेकिन अगर इसमें सेटबैक हुआ अकाली दल को,
तो वो रहेंगे इस बार भी। देखिए इस भी लोकसभा चुनाव में अकाली दल तैयार थी आने के लिए बीजेपी के लिए, बीजेपी ने नहीं कहा। तो चुनाव में और अगर अकाली दल का परफॉर्मेंस बुरा होता है तो और भी डेस्परेट होंगे कि बीजेपी का साथ थामे। लेकिन है कि बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ेगी क्या जी। अगर बीजेपी अच्छा करेगी इस चुनाव में, तब मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी ज़्यादा अकाली दल को घास डालेगी। लेकिन बीजेपी फिर इस बार भी अगर स्ट्रगल कर रही है बीजेपी अकेले जाने में, तो फिर शायद ऐसा हो जाए जो आप कह रहे हैं। जी। अगला सवाल राजकंवर सिंह का है। बोल रहे हैं आप अपने काफ़ी सारे एमएलएस को पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फील्ड कर रही है, ऐसा क्यों? अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो पार्लियामेंट जाएंगे, और अगर हाँ तो इसका पंजाब असेंबली पर क्या असर पड़ेगा? अगर नहीं तो क्या बाय इलेक्शन होंगे, और क्या ये सिर्फ सपोर्ट गेज करने और वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है? और अमृतपाल सिंह के कंटेस्ट करने के पीछे क्या वजह है? कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है? और अगर भगवान ना करे वो जीत जाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा और क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए पहले फर्स्ट पार्ट जब क्वेश्चन उस पर करना चाहूँगा, एमएलए केवल आप ही नहीं सारे पार्टीज खड़े करती है, बहुत सारे बीजेपी ने भी कई एमएलए जो खड़ा किया, कांग्रेस ने भी किया। बिकॉज जो एक एमएलए होता है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी आपका बहुत सारे सेक्शन में लोग आपको जानते हैं, आपका दबदबा अपने भी क्षेत्र में होता है, थोड़ा एक्सपेंड होता रहता है क्योंकि उसी एरिया में आप एक्टिव होते हैं, तब एमएलए बनते हैं। तो बड़ा नेचुरल होता है कि अगर नीचे से ही आप लोग एक एमएलए लोगे वो एमपी बनेगा, तो अभी से नहीं हमेशा से चलता रहा है। दूसरी बात जहाँ तक है वो कह रहे बाई इलेक्शन होगा, उसका असर क्या पड़ेगा? ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जितना बड़ा मेजोरिटी है, आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 2 4 5 एमएलए अगर बन गए एमपी, 1 2 एमएलए एमपी बन गए तो उसकी सीट का कोई ऐसा फर्क पड़ेगा। खैर वो तो दूसरी बात है। दूसरा जिन्होंने अमृतपाल सिंह के बारे में कहा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन इस बार हो रहा है। खडूर साहिब में मेरी कॉलीग है चितलीन गई हुई थी, अब बता रही थी कि इतना सपोर्ट बढ़ रहा है अच्छा अमृतपाल का कि अब जहाँ जा रहे हैं उनके फादर जाके कैंपेन कर रहे हैं, चारों तरफ बड़ा उनको सपोर्ट बेस बढ़ रहा है। और उसमें उनको खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, वो बात नहीं हो रही है ग्राउंड पर कि खालिस्तान चाहिए। वो बात हो रही है कि ड्रग को हमको ख़त्म करना है, और ड्रग पंजाब में बहुत बड़ा मामला है। खडूर साहिब में उस बात को लेके तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि दूसरी बात है कि अमृतपाल सिंह उस पर क्या कर पाएगा, क्योंकि अमृतपाल सिंह आप 10 पॉइंट मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें ऐसे प्रॉमिस है। एक है कि ड्रग को ख़त्म कर देंगे। अब उनका सोल्यूशन ड्रग का दूसरा है, ये नहीं है कि हम सरकार में आएंगे और ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़ हैं सरकार में तो कहाँ आएंगे वो। तो वो कह रहे हैं कि जब सिक्खी होगी, अब रिलीजन के थ्रू जो है ना, अच्छा जब आप पूरा एक रिलीजन में आप घुस जाओगे तो शायद आप ड्रग नहीं लोगे, हम सिक्खी के थ्रू जो है हम बदलेंगे इसको। खैर एनीवे मतलब लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। उसमें और भी अजीब अजीब उन्होंने किया, उन्होंने कहा है कि हम पंजाब के बॉर्डर से जो है सब इंटरनेशनल ट्रेड खुलवाएंगे। अब अमृतपाल सिंह जेल में बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर उनका है कि हम एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन कम करेंगे। तो इंटरेस्टिंग कहने की बात है, बात वही है कि थोड़ा सा रेडिकल एलिमेंट्स जो है जी उनका सपोर्ट है, लेकिन इस बार ड्रग के नाम पे उनको मिल रहा है सपोर्ट। अब इसमें अकाली दल जैसे ये कह रहे हैं कि किसने साथ दिया, अब अकाली दल कहती है कि बीजेपी ने किया। ये कैसा हुआ कि नॉमिनेशन पेपर भर दिया जेल से और सब कुछ ठीक ठाक निकला जी। अब इसके लिए वो जो कह नहीं रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई कईयों का तो नॉमिनेशन वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ये जेल में बैठा हुआ इसका सही कैसे नॉमिनेशन पेपर रह गया। खैर वो दूसरी बात है। लेकिन अच्छा एक अमृतपाल सिंह की नहीं, देखिए दूसरा देखें बारामूला में, कश्मीर में आप देखेंगे बारामूला से एक इंजीनियर रशीद है, वो यूएपीए के अंदर बंद है 2019 से। अब ये एनएसए के अंदर बंद है। अच्छा बाय द वे इस पे जरा ऐड कर दूं कि अकाली दल के भी जो खडूर साहिब के अकाली दल के कैंडिडेट हैं वो भी एनएसए में बंद रहे 7 साल तक पहले, वेलतोरा। अच्छा। तो ये नहीं है कि दूसरी तरफ भी जो है सारे एक दूसरे तरह का क्रेडेंशियल है। खैर मैं कह रहा था यहाँ पे बारामूला की जहाँ पे इंजीनियर रशीद वहाँ पे लड़ रहे हैं। अब इंजीनियर रशीद अब बंद हैं यूरोपा के अंदर में। उनको चार्जेज है कि टेरर फंडिंग उनको आती थी जी, जो यहाँ पे सेपरेटिज्म फैलाने के लिए था, टेरर को फंड करने के लिए था। लेकिन अभी बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। हमारी कॉलीग वहाँ अनन्या वहाँ से होके आई है, करीब काफ़ी उनका बेटा है करीब 23-24 साल का, एमएससी कर रहा है, और वो अकेले जब घूमता है तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अब है कि अब अमृतपाल सिंह हो या इंजीनियर रशीद हो, अगर ये जीत गए क्या मैसेजिंग होगी बाहर में, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। कोई आपको एनएसए के अंदर बंद है, कोई यूरोपा के अंदर बंद है, फिर भी वो जीत रहा है लोकसभा इलेक्शन। अगर अमृतपाल सिंह चुन के आता है तो समझिए क्या गलत मैसेज जाएगा। जो जिसका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, जो खालिस्तान का सपोर्टर है, और वो अगर चुन के लोकसभा में आ जाए, क्या मैसेज जाएगा, रेडिकलिज्म को कितना बड़ा बढ़ावा मिलेगा, ये सोचने का विषय है। वो मैसेज तो थोड़ा
गलत जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इसको दूसरी तरह से देख रहा हूँ। ये भी एक हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जो है उसको दिखाता है कितना स्ट्रांग है कि जब तक आप दोषी प्रूव नहीं हुए हो आप पार्लियामेंट तक में घुस सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, चुनाव जा सकते हैं, जब तक आप पे पूरा दोष नहीं उसका हो गया हो जी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव एलिमेंट है हमारे ये कहता है कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है कि ऐसे एलिमेंट्स को भी हम, जिन पे इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं, उनको भी हम इलेक्शन लड़ने देते हैं। अगर जीत जाए तो हम जाने देंगे पार्लियामेंट में, जब तक कि वो पूरा लग न जाए कि इतने सीरियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे जी जी, जब तक प्रूव ना हो जाए। डीके ने अनन्या और चितलीन की जिन रिपोर्ट्स की बात की, उन रिपोर्ट्स की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उनकी रिपोर्ट्स और वीडियोस भी मेरे ख्याल से अनन्या ने किए थे काफ़ी, वो भी आप ज़रूर देखें और पढ़ें। इनका अगला सवाल डीके है कि आंध्र प्रदेश का फ्यूचर क्या है जब स्टेट के पास आज तक कोई कैपिटल नहीं है। हमें पता है कि अगर सीबीएन पावर में आते हैं तो वो अमरावती को डेवलप करना चाहेंगे, जो अभी एक तरह से डिजर्टेड टाउनशिप है, वो कितना आगे तक डेवलप कर पाएंगे। अगर वाईएसजेएम आते हैं तो हाई कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक वो 3 कैपिटल सोल्यूशन के साथ नहीं चल सकते, तो क्या उस सिचुएशन में स्टेट एम्बिग्विटी में ही रहेगी? देखिए वाईएसआरसीपी कह रहे हो, प्रॉमिस है, और आपने वाईएसआरसीपी के नेताओं से भी सुना होगा कि हम जीतेंगे तो हम वाइजैग में जाके अपना हम कैपिटल बनाएंगे और बाकी 3 कैपिटल वाला भी हम फॉलो करेंगे। लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। ये सही है कि अगर चंद्रबाबू नायडू जीतते हैं तो अमरावती उनका शुरू से ही रहा है, वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम लोग घूम रहे थे आंध्रा में इस बार, मतलब हम हमारे कॉलीग्स, तो वहाँ पे ये कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। अच्छा, मतलब अमरावती में है, खासकर उन फार्मर्स के जिनकी ज़मीन जो है सो उनकी ली गई थी, अब सारा उनका फंस गया है, काफ़ी उनको पैसे मिलने वाले थे उसमें, तो ज़मीन भी ले ली है, पैसे फंसे हुए हैं, आगे डेवलप नहीं होगा तो उनका बहुत सारा कुछ बेकार चला जाएगा। तो कुछ सेक्शन में है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे नहीं है। और चुनाव के बाद देखेंगे जो भी है, तो कोर्ट केस चल रहे उसके बाद ही उस पर आप फर्दर मूवमेंट देखेंगे। तो बस चलता रहेगा, मतलब पॉलिटिक्स में जो रेटोरिकल चलता है ना, बोलते रहेंगे कि हम कमिटेड, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वाईएसआरसीपी आने के बाद भी मेरे ख्याल से तुरंत आप नहीं देखेंगे कि स्पीडीली उस पर जाएंगे, बिकॉज जब तक कोर्ट से फाइनल ना हो जाए आप इस पे आगे कुछ कर नहीं सकते। जी। देखिए अगला सवाल रूफ 007 का है, बोल रहे हैं हाल ही में काफ़ी अटकलें लगाई गई हैं कि बीजेपी प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा को फंड कर रही है, और ईमानदारी से कहा जाए तो ये मुझे भी ऐसे ही समझ आता है, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, और बीजेपी के पास एक इंसेंटिव है, क्योंकि पीके की एंटी कास्ट राजनीति की बयानबाजी से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जनता दल ब्रदर्स द्वारा छोड़ी गई जगह पर कब्जा करने के लिए ये एक नंबर 1 उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ पहली बात तो जहाँ पैसे की है, प्रशांत किशोर गरीब आदमी नहीं है, मतलब वो अपनी फंडिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी फंडिंग करे। प्रशांत किशोर ने कई सरकारें बनाई है जी, कई स्टेट्स में, 14 में, अब मोदी जी को ये बनाने में उनका एक थोड़ा सा रोल रहा है 2014 में, कई सरकारें बनाई है, तो इतने गरीब आदमी नहीं है, वो अपना फंडिंग जन स्वराज का कर सकते हैं। दूसरी बात, ये किसको फायदा मिलेगा? देखिए, जनता दल ब्रदर्स का दोनों का तो नहीं, जेडीयू के अब इस इलेक्शन के बाद अब देखेंगे जेडीयू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। जेडीयू अगर इस बार खराब परफॉर्मेंस रहा तो शायद हो सकता है कि उनका स्पेस खाली होता चला जाए और बीजेपी उसको उस स्पेस को ले ले, तो जेडीयू का तो होगा। प्रशांत किशोर की एंटी कास्ट राजनीति, मतलब वो उसको एंटी कास्ट नहीं कह रहे थे, मतलब जो कास्ट की राजनीति नहीं करते हैं, ये नहीं है किसी कास्ट के खिलाफ वो बात करते हैं, वो जो एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेंटल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैंने जो ग्राउंड में देखा उसमें सपोर्ट जो यंगस्टर्स का मैंने देखा है वो इस तरह का नहीं है कि इस कास्ट का उस कास्ट का, उसका है कि बिहार इतने दिनों तक कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है जी। तो अब ये कह रहे हैं कि अब हम बिहार की राजनीति को चेंज करेंगे। बीजेपी को सूट करेगा ये कैसे, अब ये मुझे कहना मुश्किल है, बिकॉज देखिए बीजेपी ऑल सेड एंड डन 2005 से पहली बार जो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी आई सरकार में लगातार रही है। बीच में ठीक है नीतीश कुमार इधर उधर चले गए तो फिर बीजेपी कुछ दिन के सत्ता के बाहर हुई, लेकिन फिर भी आप उसी राजनीति के पार्ट हैं, आप सरकार में रहे हैं, अभी भी आप सरकार में हैं। तो जब इसके बाद सरकार में है, जनता जब ब्लेम कर रही है कि इन सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो फिर जाके जो एक आता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो वोट अगर प्रशांत किशोर के पास आया तो उसमें बीजेपी एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट होगी ना। अगर वही बीजेपी इस बार नीतीश कुमार से इस बार हाथ नहीं मिलाते
जब छोड़ के वापस नहीं लाते वो, तब शायद कह सकते थे एक मोरल या क्लेम होता, हाई ग्राउंड होता कि हम ये जो एंटी विकास की राजनीति करते हैं, मतलब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक बीजेपी का इमेज बनता। लेकिन अब जो बीजेपी ने किया है नीतीश कुमार के मिलने के साथ, ये कहना मुश्किल है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या फिर एस्पिरेशनल जो आपके वोटर्स हैं वो आपके पास में आए कि अच्छा ठीक है, आप इतने सालों से नीतीश कुमार के साथ आप नहीं कर पाए, तो अब प्रशांत किशोर लेके आ रहे हैं हमको, तो हम आपके लिए वोट करेंगे। वो तो अब मुझे लगता नहीं बीजेपी को अभी जैसा मुझे लगता है वैसा फायदा होगा, जहाँ तक मैंने अभी ग्राउंड में देखा है। लेकिन मैं प्रशांत किशोर की अभी की राजनीति बात कर रहा हूँ, जो अभी यात्रा में जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं। आगे वो क्या टर्न लेंगे, उनका क्या मूव रहेगा, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा, जिसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है। अगला सवाल नवनीत रिंगानिया का है। पूछ रहे हैं, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की बेल एक्सटेंशन पिटिशन सुनने से इनकार कर दिया है, क्या उनकी पार्टी फिर से ऑफ सर्किट चली जाएगी? क्या वो इस बार किसी और को सीएम बनाकर जाएंगे? क्या वो आतिशी होगी या सुनीता केजरीवाल? देखिए, पहले तो जहाँ लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अरविंद केजरीवाल निकलने के बाद कह रहे थे कि नहीं ये सुनीता केजरीवाल, मेरी वाइफ पॉलिटिक्स में नहीं आ रही है। वो जब मैं नहीं था तो मतलब स्टॉप गैप चल रहा था, तो उन्होंने इतना हिंट तो दे दिया है। अब आतिशी होंगी, कौन होंगी, ये मुझे कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या निकलता है। अगर फिर से एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आए तो फिर इनके पास एक क्राइसिस ये होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तब कहें कि भाई इनका चल नहीं रहा, सरकार चल रही है, इसको डिसमिस करो, मतलब गवर्नमेंट हटाओ, फ्रेश चुनाव कराया या फिर आप प्रेसिडेंट रूल रहने दो। ये होगा फिर एलजी का स्टैंड, वो जाएंगे सरकार को डिसमिस करो, अगर सीएम चेंज करो, नहीं तो सरकार को डिसमिस करो। तो अगर 4 तारीख को एनडीए गवर्नमेंट आई दोबारा, तो मेरे ख्याल से केजरीवाल फोर्स्ड हो जाएंगे, उनको किसी न किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर, अपना से हट के किसी और को लाना पड़ेगा। अब कौन वो होंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए सरकार में दोबारा आई तो केजरीवाल अपना सीएमशिप छोड़ देंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा, क्योंकि अदरवाइज फिर सरकार से डिसमिस हो जाएंगे और उसके बाद ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर आपको जनवरी 2025 में जो फिर से इलेक्शन है वो चल जाएगा, प्रेसिडेंट रूल में ही चलता चला जाएगा, आपको कोई फायदा है नहीं उसका फिर। देखिए, अगला सवाल भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। इनका यूज़र नेम है फ्लोरा फोना। ये पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत एक्सटेंशन याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री वास्तव में कैसे काम करती है? कोई मामला लिया जाना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय लेने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जज या बेंच किस मामले की सुनवाई करता है? क्या ये सीक्वेंशियल रजिस्ट्रार होता है या डिस्क्रिशनरी होता है एक तरह से? देखिए, मैं शायद इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता, लेकिन आपके सामने बैठ के मैं सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करूं, ये इतनी तो हिम्मत नहीं है। आप इसके जवाब खुद दीजिए। ठीक है, फिर विस्तार में नहीं, संक्षेप में बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्री होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड अलग से होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके सामने पिटिशंस फाइल होती है। ऑनलाइन भी हो सकती हैं पिटिशन फाइल, फिजिकली भी हो सकती हैं। उसके बाद ये रजिस्ट्री के पास जाता है, जिनके अपना स्टाफ होता है एक तरह से रजिस्ट्री का। वो सबसे पहले डिफेक्ट्स देखते हैं पिटिशन में कि क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स हैं, फिर वो लॉयर्स को बताते हैं कि ये आप ठीक कर दें डिफेक्ट्स। फिर वो जाता है वेरिफिकेशन के लिए। इसमें कई तरह की चीज़ें देखी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स सारे इसमें ले डाउन किए हुए हैं, उनका प्रैक्टिस हैंडबुक प्रोसीजर तरह की एक चीज़ है, 2017 में उन्होंने दिया था, 2013 के भी रूल्स हैं। तो कई तरह के रूल्स हैं जो इस पर लागू होते हैं, उस हिसाब से ये डिफेक्ट्स और वेरिफिकेशन सब होता है। वेरिफिकेशन में कई तरह की चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि इसी की तरह और कोई पिटिशन ना फाइल हुई हो। जैसे अब केजरीवाल के केस में उन्होंने ये बोला है कि चूंकि कोर्ट ने ये बोला था कि वो रेगुलर बेल के लिए दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में, इसलिए ये एक्सटेंशन के लिए हम वापस एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास वो दूसरा रास्ता था जो कोर्ट ने उन्हें बोला था वो ले सकते हैं। तो अब ये वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर अब वो पिटिशन जाती है लिस्टिंग के लिए। अब जो आपने पूछा कौन सी बेंच को असाइन होता है, तो अब लिस्टिंग के लिए एक रोस्टर बना हुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पीआईएल सुना होगा, तो पीआईएल वाली जो चीज़ें हैं वो किस किस जजों के पास जा सकती है। टैक्स मैटर है वो ये जजों के पास जा सकते हैं। तो एक डिटेल्ड रोस्टर एक तरह से होता है
जिसके बेसिस पे लिस्टिंग होती है। ऑटोमेटेड लिस्टिंग भी शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले, लेकिन जो फाइनल एक तरह का से होता है वो होता है चीफ जस्टिस के पास। वो चाहे तो कोई भी इंपॉर्टेंट केसेस कई बार जैसे कि किसी भी बेंच के सामने लिस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस को इंडिया में मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। वो जो मेन हेड होते हैं, उसके रजिस्ट्री भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उनके अंडर में काम करती है। तो इसी को लेके कई विवाद भी होते हैं कई बार कि ये कोई अगर कंट्रोवर्शियल केस है वो किसी जज के सामने क्यों गया। प्रशांत भूषण ने अभी उठा दिया जी, प्रशांत भूषण ने, दुष्यंत दवे ने कई बार उठाया हुआ है। इनफैक्ट मैंने हाल ही में इंटरव्यू किया था दुष्यंत दवे का, उसमें भी उन्होंने कहा था, वो इंटरव्यू की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगी। तो आई थिंक ये थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। नो प्रॉब्लम। चलिए अब दूसरा सवाल आपको देती हूँ डीके। ताहिर मास्टर का सवाल है, बोल रहे हैं 2014 के बाद से ये चुनाव विपक्ष और उसके सहयोगियों इंडिया अलायंस के लिए सबसे अच्छा रहा है। इसका उन क्षेत्रीय दलों के लिए क्या मतलब है जो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थे? देखिए, पहली बात, अच्छा रहा है नहीं रहा है वो तो हम 4 तारीख को देखेंगे। मतलब एक ठीक है, उन्होंने बज़ क्रिएट किया है और लग रहा है कि टाइट है, पहले जैसा ऐसे नहीं लग रहा है कि मतलब डन डील है। जी जी। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि कितना अच्छा रहा है। लेकिन चलिए, अगर हाइपोथेटिकली अगर मान लेते हैं कि अच्छा रहेगा तो रीजनल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। क्योंकि अभी देखिए, कोई भी नेशनल पार्टी, खास करके जितनी डोमिनेटिंग बीजेपी है, अब बीजेपी चाहिए कि हर एक स्टेट में आप रीजनल पार्टी को ख़त्म करके और दबदबा ख़त्म करके हम आए, स्पेशली साउथ में। अब वो रीजनल पार्टी, कोई भी नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी को नहीं चाहती, बिकॉज एजेंडा अलग होता है और एक लोकलाइज इलेक्शन कर लेती है रीजनल पार्टी, जो नेशनल पार्टीज को शूट नहीं करती। और स्पेशली जब बीजेपी पूरे एक्सपेंशन ड्राइव पे है, तो उनको लगा कि थर्ड टर्म में अब सबसे बड़ा हमारा चैलेंज, अब कांग्रेस अगर नहीं है, और कांग्रेस है भी तो कुछ पॉकेट्स में है, तो आपको रीजनल पार्टी को ख़त्म करना है पहले। तो उस पर रीजनल पार्टी के लिए हाँ, थोड़ा सा बहुत बड़ा एक मतलब चैलेंज, नया फ्रेश चैलेंज शुरू हो जाएगा अगर एनडीए फिर से आती है तो। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक अगर वो आती है तो स्पेशली सारे रीजनल पार्टी वापस सेंटर में आ जाएंगे, उनका पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, वो या बाहर से हो या साथ में हो, उनका फिर एक रेलेवेंस, एक नेशनल उस पर आ जाएगा। तो उससे फिर से उनका एक रिवाइवल कह लीजिए, या फिर एक थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना उनका पोजीशन हो जाएगा, उससे उनको काफ़ी मजबूती मिलेगी। तो रीजनल पार्टीज के लिए इंडिया ब्लॉक का आना तो अच्छा होगा। अगर एनडीए फिर से आई तब फिर रीजनल पार्टीज को काफ़ी खतरा है कई जगह पे। आखिरी सवाल, 2 सवाल लूंगी साथ में डीके। एक है संकल्प का सवाल, वो बोल रहे चुनाव हमेशा आइडियाज़ और आइडियोलॉजी के बारे में होते थे और मुझे अब भी लगता है कि वो हैं इस पर, लेकिन आज विपक्ष के प्रयास ज़्यादातर चुनावों को बार्टर सिस्टम में बदलने के बारे में है। क्या प्रशांत किशोर और सुनील कनुगोलू जैसे चुनावी पंडित ऐसी सलाह के लिए जिम्मेदार हैं, या क्या ये सचमुच मोदी के खिलाफ विपक्ष के प्रयास हैं? अगर इन सूरज चांद वादों के बावजूद कांग्रेस हार जाती है तो क्या ये निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाला जा सकता है सही होगा कि मैसेंजर ही प्रॉब्लम है, मैसेज नहीं? अगला सवाल एमएम का है, वो बोल रहे चुनावी रणनीति के रूप में फ्रीबीइज्म कितना कारगर है? हाल ही में केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही राग आलाप रहे थे कि पंजाब और दिल्ली को मुफ्त बिजली मिल रही है, अगर मैं जाऊंगा तो ये फ़ायदे भी चले जाएंगे। क्या लोग इस प्रकार की नीतियों की सोशल कॉस्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं? शुरुआत में पीएम मोदी ने रेवड़ियों की बात की, लेकिन कुछ देर बाद वो रुक गए। क्या मोदी जैसा करिज्मेटिक नेता भी ट्रांजैक्शनल फ्रीबीइज्म से नहीं लड़ सकता? देखिए, सेकंड ज़्यादा सब्सटेंशियल पॉइंट उस पर बात करेंगे। पहली बात जो ये कह रहे हैं कि ये क्या मैसेंजर ज़्यादा स्ट्रांग है मैसेज से। अब ऐसा तो नहीं बार्टर सिस्टम केवल कांग्रेस का है या किसी खास पार्टी का। बार्टर सिस्टम तो सारी पार्टीज कर रहे हैं। आपने अगर देखा तो अब छत्तीसगढ़ चुनाव के बीच में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी अनाउंस कर रहे हैं कि हमारा फूड सिक्योरिटी वाला जो चल रहा है, मतलब फ्री फूड ग्रेन जो मिल रहा है, अगला 5 साल तक चलेगा। अब हो सकता है जो भाजपा के सपोर्टर हो बोले कि नहीं ये तो जरूरत ही है, फ्री भी नहीं होता है, लेकिन सच्चाई है कि वही फ्री भी होता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आपने देखा लाडली बहन योजना क्या है, आप कह सकते हैं वीमेंस एम्पावरमेंट, लेकिन वो भी एक फ्री भी है इस तरह का देना। कांग्रेस कर ही रही है, रीजनल पार्टीज भी सारे कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम किसी एक पार्टी का नहीं है। उसमें एक अच्छी बात हुई थी, जैसे आप पहले दूसरी फिर उस सवाल पे हो कि मैसेंजर की बात करें, प्रशांत किशोर या सुनील कनुगोलू, अब ये तो अभी आया है या कुछ साल पहले से है,
लेकिन ये फ्री वाला स्कीम इनसे बहुत पहले का चल रहा है, कई स्टेट्स में चल रहा है, सारे इलेक्शन में चलता है। हम ये देंगे, हम वो देंगे, मतलब कहीं टीवी दे रहा है, कभी मोबाइल दे रहा है, तो ये चलता रहता है चुनाव में। तो ये इन दोनों को ब्लेम करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ये तो अब आया है, ये कई डेकेड से चल रहा है, शुरू से चल रहा है। जहाँ तक मोदी जी का है, आपने कहा कि वो शुरू में बोल के चुप क्यों हो गए, वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्योंकि देखिए अगर इनको फ्री भी देना होता तो शायद पिछला बजट में या बजट के पहले ही कुछ कुछ अनाउंस कर सकती थी सरकार। हम भी जैसे सुन रहे थे कि ऐसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है सो शायद 6,000 से बढ़ के 9,000 कर दे, 10,000 कर दे। हम लोग को चुनाव के पहले लगता था कि शायद कुछ बढ़ाएंगे, मतलब इलेक्शन के टाइम में। पीएम ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कुछ नई स्कीम कुछ आ सकती है कि जिसमें डायरेक्ट और पैसा दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मूड तो आप देख रहे हैं कि नहीं, फ्रीबी नहीं देना है, तो पॉलिटिक्स फ्रीबी का नहीं खेल रहे हैं इस बार। वो तो सही बात है, लेकिन जितना स्ट्रांगली इसको बोलना चाहिए था, ये रेवड़ी वाला जो उन्होंने बोलना शुरू किया, काफ़ी मेरे ख्याल से शोज में भी कोई क्वेश्चन आते थे सपोर्ट करते हुए प्रधानमंत्री को, ये रेवड़ी कल्चर खत्म हो। और जनरली सबकी राय होती है रेवड़ी कल्चर खत्म हो, किस तरह से इस तरह चलाते रहेंगे आप देखिए कई स्टेट का बजट देखेंगे कि आप उनका 80% जो है सो रेवेन्यू वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है इस चक्कर में। बस इतना फ्री देते चले जा रहा है, तो ये चलेगा नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। और उसमें प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड लिया था, हमने भी एक्चुअली एडिटोरियली द प्रिंट ने सपोर्ट किया जी कि रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें बीजेपी भी कर रही थी अलग अलग नामों से। अब यह है कि आप करो तो वेलफेयर है और हम करें तो रेवड़ी है, ऐसे नहीं होता। खैर वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने काफ़ी स्ट्रांगली इसको लेना शुरू किया। और जैसा मैंने कहा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको इस तरह का कोई हिंट नहीं मिलता अभी। लेकिन फिर पता नहीं इलेक्शन में उस जोर से जो आप उम्मीद कर रहे थे कि इसको भी मुद्दा बनाएंगे प्रधानमंत्री और बोलेंगे कि ये खत्म करो, ये उन्होंने नहीं कहा। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है मेरे लिए जी। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।